नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं मोहाली से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रत्याशी पर फिर हमले की कोशिश। बीती रात भी प्रत्याशी पर हमला हुआ था, आज फिर बीजेपी प्रत्याशी को घेरा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी पहुंचे थे। मोहाली के फेज 1 की यह घटना, बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पर हमला। जी हां, बीजेपी प्रत्याशी पर फिर हमले की कोशिश हुई। बीती रात भी प्रत्याशी पर हमला किया गया था, आज फिर बीजेपी प्रत्याशी को घेरा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रत्याशी यहां पहुंचे थे। मोहाली के फेज 1 की यह पूरी घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, अपडेट इस पूरी खबर पर चाह रहे हैं। हमला होता है और फिर दोबारा हमला होता है और सीधे आरोप लगाए जाते हैं कि गुंडागर्दी उनके साथ की जा रही है। देखिए राज, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर वार्ड नंबर 50 यानी कि मोहाली के एक फेज के जो प्रत्याशी हैं मदन चौकी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर एलिगेशन लगाए, आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ युवकों पर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन पर जो प्रचार जब वो कर रहे थे तब कुछ महिलाएं और युवक वहां पर आए और उनके साथ मारपीट की और गलत शब्दों का प्रयोग भी किया, गालियां भी दी, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। और जो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो मदन शौकी है, जो बीजेपी का कैंडिडेट है वार्ड नंबर 50 से, उनका साफ तौर पे जो आरोप लगा है कि जब भी वो प्रचार करते हैं तो कोई ना कोई जो शरारती अंसर है। हालांकि वो उनको भी जानते हैं, बाय नेम कंप्लेन जो है वो पुलिस स्टेशन में भी दी है कि कांग्रेस के युवक हैं, कांग्रेस की महिलाएं भी शामिल हैं जो इस तरह की गाली गलौज कर रही हैं, इस तरह की धक्का मुक्की कर रही हैं, इस तरह से मारपीट कर रही हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार रोजाना उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक चुप्पी साधे हुए। बड़ी हैरानी की बात यह है कि राज, पहले कल भी उनके जब प्रचार के समय भी उन पर हमला किया गया, उनसे गालियां गलौज की गई। आज दोबारा से उन्हीं युवकों ने, उन्हीं महिलाओं ने दोबारा से आकर, जब वो अपनी टीम के साथ प्रचार के लिए जा रहे थे, उसके बाद दोबारा से उनको थ्रेट किया गया, जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया। हालांकि बाय नेम पुलिस पर मामला दर्ज करने की बात की गई है, शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में राज नहीं हो पाई है। चलिए शुक्रिया, कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हमले की कोशिश और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि हमारे साथ गुंडागर्दी की जा रही है। मोहाली के बाद खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कोर्ट परिसर में एक वरिष्ठ वकील महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला होता है। हमले की तस्वीरें कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। तस्वीरें बेहद डरा देने वाली है। हमलावर तेजधार हथियार लेकर कोर्ट परिसर में पहुंचता है और आते ही कोर्ट परिसर में बैठे वकील पर हमला कर देता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वकील महेंद्र सिंह पर हमला किया जाता है। वो घायल होते हैं, इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। और अब खबर अमृतसर के जंडियाला गुरु में स्थित डायमंड बेकरी में भयानक आग लगने की खबर के साथ आपको बता रहे हैं कि जब तक दमकल की गाड़ियां यहां मौके पर पहुंची तब तक काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। बाद में दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि अब तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जंडियाला गुरु की, जहां पर दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में आज पंजाब कांग्रेस ने सूबे भर में प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अबोहर और अमृतसर की। अबोहर में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ, तो अमृतसर में कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अबोहर और अमृतसर से। अबोहर में सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष, और ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से पंजाब में आज सामने आई, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। भाई आज पूरा प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि जिस तरीके दे नाल कमर तोड़ महंगाई है, डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के रेट आसमान छू रहे हैं, कुल मिला के कमर तोड़ महंगाई है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश के सड़कों पर उतरी है। जिथे एक पासे कांग्रेस ये गल कह रही है कि महंगाई वधी है, दूसरे पासे देश के प्रधानमंत्री लोक सभा दे विच जदों बोलते हैं तो कह रहे कि देश बहुत अगे जा रहा है और केंद्र सरकार ने लोगों के लिए बहुत वड्डे वड्डे काम किए। तुहानू वो चीज़ां क्यों नहीं नजर आउंदियां? बई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश नूं गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं
कि ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਊ ਜੀਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਊ ਜੀਵੀ ਗੈਸ ਖਾਊ ਜੀਵੀ मीडिया दबाऊ जीवी झूठा प्रचार कराऊ जीवी और कुल मिला के ये बेड़ा गर्क करन जीवी ये सरकार आ। पिछले साल से चल रहा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में इसे लेकर बयान दिया और बताया कि भारत की मजबूत स्थिति और रुख की वजह से चीन की सेना को पीछे हटना ही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन विवाद पर राज्यसभा के जरिए देश को अवगत करवाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देगा और हमारे देश की सेनाएं चीन के सामने मजबूत स्थिति में मौजूद है, लेकिन सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए दोनों देश विवादित क्षेत्र से अपनी सेनाओं को हटाने पर राजी हो गए हैं। सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व से पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, और हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन के साथ हमारा संवाद बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान हम चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। सेकंड, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास नहीं किया जाए। थर्ड, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। ये 3 बातें उनके समक्ष रखी गई थी। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। अध्यक्ष महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। यह बातचीत हुई है। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बात हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC, जिसे वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स कहते हैं, के तहत भी बैठकें होती रही। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के। तो आप लोकसभा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लाइव सुन रहे थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सेक्टर को देश की जरूरत बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को पूंजीपतियों की जरूरत है, विकास में निजी सेक्टर का अहम योगदान है। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी
भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया, तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब जीरो हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए। हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मशहूर डांसर सपना चौधरी फिर विवादों में। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। डांसर सपना चौधरी का यूं तो विवादों से पुराना नाता है। एक बार फिर सपना विवादों में। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया है कि काम मांगने आई सपना चौधरी ने न सिर्फ एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा है, बल्कि एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से कंपनी के क्लाइंट्स भी तोड़े हैं। हरियाणा पंजाब में काफ़ी चर्चित कलाकार और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक मामला रजिस्टर किया गया है और ये मामला रजिस्टर हुआ है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत EOW यानी कि आर्थिक अपराध शाखा में। इस वक्त मैं EOW के दफ्तर पे हूँ और अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से मामला रजिस्टर्ड किया गया है, ये साल 2018 से जुड़ा हुआ मामला है। 18 से लेकर 20 के बीच का मामला है, जिस वक्त में सपना चौधरी और उसके कंपनी के खिलाफ बाकायदा उनके ही कुछ जानकार लोगों ने बाकायदा एक मामला रजिस्टर्ड कराया और जिसके साथ जो दूसरी कंपनी है, दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस तरह से एक अनुबंध किया गया, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को सपना चौधरी और उनकी कंपनी के द्वारा उसका पालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सपना ने बातों में उलझाकर उसे फंसाया। एफआईआर में बताया गया कि कैसे सपना ने मदद के नाम पर धोखा दिया। चावला साहब, बड़ी मिन्नतों और मुश्किलों से आप तक पहुंची हूँ। आप ही मेरे तारनहार हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गंदगी देखी है, बहुत कोशिश की कि मैं कुछ मुकाम हासिल कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाई। अब आप ही मेरे एकमात्र सहारा हो, मेरी उम्मीद हो। आज के बाद आप जैसा गाइड करेंगे, आदेश करेंगे, मैं उसका पालन करूंगी। अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आईपीसी की धारा 420, 120B, 406 के तहत सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ जांच कर रही है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। देखो चीज कसुती या गज बड़ पानी ले चली, या गज बड़ पानी ले चली। सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये नारा है हरियाणा पुलिस का। इसी नारे के आधार पर फरीदाबाद पुलिस ने जो किया उसकी आज हर तरफ सराहना की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पुलिस की तत्परता ने एक मां और बच्चे की जान बचा ली। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
फरीदाबाद में नाबालिग रेप पीड़िता की पुलिस की पीसीआर में डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद पुलिस ने जच्चा और बच्चा दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि नाबालिग गर्भवती को लेबर पेन हो रहा है और आसपास कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद सेक्टर 16 महिला थाने से महिला पुलिसकर्मी मौके पर जा पहुंची और दर्द से कर्रा रही नाबालिग को आनन फानन में पीसीआर में बिठाया। जैसे ही पीसीआर थोड़ी दूर पहुंची, लड़की की हालत बिगड़ गई। इस दौरान पुलिस ने बिना देरी किए पीसीआर में ही डिलीवरी की पूरी व्यवस्था की। नाबालिग ने पीसीआर में ही बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद महिला पुलिस ने सिविल अस्पताल पहुंचकर नाबालिग रेप पीड़िता को भर्ती करवाया, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इन्फॉर्मेशन आई कि एक लड़की को काफी पेन हो रही है, काफी दिक्कत है, उसकी तबीयत खराब है, तो हमारी पीसीआर वहाँ मौके पे पहुंची और हम उसको लेडी को हॉस्पिटल ले जाने लगे। जब हमें पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है और उसको लेबर पेन हो रही है, पर वो इस सिचुएशन पर थी कि वहाँ उसकी डिलीवरी का इमीडिएट टाइम आ गया था। तो जो SHO ने तत्परता दिखाते हुए उसी लेडी को उसी टाइम ही दाई वहाँ अरेंज करा के पीसीआर में डिलीवरी कराई और डिलीवरी करवाने के बाद इमीडिएटली फिर उसको हॉस्पिटल बच्चे को और लेडी को छोड़ के आए। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने पुलिस कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और उन्हें ऐसे ही लोगों की मदद करने की बात कही। दीपक कुमार, News 18 फरीदाबाद।